सीजन के स्टार्ट में ये बताया जाता है कि एक टाइम था हर तरह का जीव मिलजुल के रहता था, लेकिन फिर अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट आया और बुराई ने अच्छे लोगों का जीना हराम कर दिया। अब इस मसले को खत्म करने के लिए गॉड के 46 बच्चों के खून को निकाल के हेल के गेट के सामने पुतला बना के सील कर दिया गया। नेक्स्ट सीन में हमें कपल को ब्राइडल शूट के लिए उसी जगह जाता देखते हैं जहाँ उनका फोटोग्राफर बताता है कि गॉड ने सिर्फ स्टैचूज नहीं बनाए बल्कि उनकी फेक कॉपीज भी बना दी ताकि डीमन पहचान ना पाए कि असली स्टैचू कौन सा है। फिर आगे बढ़ के उन्हें 2 डॉल्स नजर आती हैं, जिसके पास ही फोटोग्राफर शूट का सेटअप करने लगता है, जहां पीछे से हम डॉल्स के अंदर से अजीब लावा निकलता देखते हैं और दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आदमी के हाथ से ब्लड निकलता नजर आता है। फिर नेक्स्ट सीन में उन डॉल्स के तबाह होने के बाद उस जगह होल हो जाता है, जिसके अंदर से अजीब इवल एनर्जी निकल के उस कपल के अंदर जाने लगती है। फोटोग्राफर जब कपल को शूट के लिए ढूंढता है तो ग्रूम सामने आके अजीब हॉर्न वाले डरावने से डीमन में बदलते उस फोटोग्राफर को दर्दनाक मौत दे देता है। ब्राइड भी सेम उसी डीमन में बदल चुकी होती है। तभी एक नाइफ आके उस ग्रूम के सर को चीरती वापस अपने ओनर के पास चली जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस आदमी था। पर अब ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। सीन्स इटली के प्रीस्ट पे शिफ्ट होते हैं, जो एक पिक्चर के अंदर से ब्लड निकलता देख के परेशान हो जाते हैं और फौरन हाइक को बुलाते हैं, जो इतनी छोटी उम्र का होने के बावजूद बहुत बड़े बड़े डीमंस और इवल क्रीचर्स का बहुत ही महारत से सामना कर चुका है। हाई प्रीस्ट उसे वही पिक्चर दिखा के बताते हैं कि जमीन पे वापस वो टाइम आ गया है और डीमन कभी भी हमला कर सकते हैं। गॉड ने पहले भी एक राक्षस भेजी थी, पर वो अपना मकसद पूरा करने से पहले इस दुनिया से चली गई। लेकिन फिर एक और राक्षस का जन्म हुआ, जिससे ये लोग साइलेंटली प्रोटेक्ट कर रहे थे। प्रीस्ट का कहना था कि वो राक्षस वक्त आने पर खुद ही जीजू आइलैंड पहुंच जाएगा, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हाइक को वहां जाना होगा। अगले सीन में हम फीमेल लीड मीहो को देखते हैं, जो एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है। एक कामयाब डील के बाद वो अपने सेक्रेटरी कैंग और अपने डैड के सेक्रेटरी जैंग के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है कि उसकी आंट रंग में भंग डालने पहुंच जाती हैं, जो मीहो से बहुत जलती हैं और सारी प्रॉपर्टी अपना नाम करना चाहती हैं। मीहो के डैड की आंखों पे तो पट्टी बंदी है, पर मीहो उनकी असलियत जानती है, इसलिए दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। आगे जब मीहो कहीं जा रही होती है तो उनकी गाड़ी की किसी की रैश ड्राइविंग की वजह से टक्कर हो जाती है, पर वो आदमी इन्हें ही ब्लेम करते हैं। कैंग को मुश्किल में देख के मीहो खुद बीच में आते उन दोनों आदमियों को अच्छा सबक सिखाती है, पर असल में ये उसकी आंट की चाल निकलती है, जो मीहो को उन आदमियों से लड़ाई की वीडियो वायरल करके उसकी रेपुटेशन खराब करवा देती है। मीहो की इन हरकतों से परेशान हुए उसके डैड से कैंग और जैंग के साथ इस मामले के ठंडे होने तक जीजू आइलैंड भेजने का फैसला करते हैं। मीहो इस फैसले से खुश तो नहीं थी, पर कोई और रास्ता न होने पर जाने को तैयार हो जाती है। वहाँ पहुँच के एयरपोर्ट पे मीडिया से बचने के लिए वो कैंग से गाड़ी की चाबी लिए अकेले ही एयरपोर्ट से निकल जाती है, पर बाहर जाते ही एक बहुत वियर्ड एनर्जी उसे हिट करती है, जिसकी वजह वो समझ नहीं पाती, पर असल में ये जीजू आइलैंड के सेवियर के आने का निशान था, जिसका एहसास वहाँ के लोगों को हो जाता है। पार्किंग में कार ढूंढते हुए मीहो को एक आवाज आती है, जिसको फॉलो करते हुए एक वेडिंग ड्रेस वाली लड़की के पास पहुँचती है, जो और कोई नहीं बल्कि वो ही स्टार्टिंग सीन वाली ब्राइड थी, जो डीमन में बदल चुकी थी। उसे देख के मीहो के तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। मीहो से अपनी जान बचाते हुए भागती है, पर वो डीमन उससे सूंघते हुए उसके पीछे पीछे आती रहती है। आखिर मीहो किसी तरह से बच के एक वैन में जाके छुप जाती है और पूरी तरह डरते हुए सोच रही होती है कि कैसे इस बला से अपनी जान छुड़ाए, कि तभी वैन की वॉल तोड़ते हुए वो डीमन अपने हाथ अंदर ले आती है, जो देख के मीहो तो समझती है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। पर हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस आदमी को मीहो के मुश्किल में होने की खबर पहुंच गई है और वो एक कमाल हीरोइक एंट्री देते हुए वहां पहुंच के मीहो को उस डीमन से बचाता उससे लड़ने लगता है। मीहो जब वैन में हुए होल से उस आदमी को देखती है तो वो मीहो की शक्ल देख के शॉक हो जाता है। उसी बात का फायदा उठा के वो डीमन उस पे हमला कर देती है, जिसके बाद वो आदमी वैन का दरवाजा तोड़ता मीहो को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि फिर वही एनर्जी मीहो को हिट करती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब मीहो को होश आता है तो वो खुद को कैंग और जैंग के साथ पाती है, पर उस मिस्टीरियस आदमी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, क्योंकि उन्हें मीहो रोड पे अकेली बेहोश मिली थी। सीन्स उसी मिस्टीरियस आदमी पे शिफ्ट होते हैं, जो एक लेडी को बताता है कि जिसकी उन्हें तलाश थी वो आ गई है और इसकी शक्ल भी बिल्कुल पहले जैसी लड़की वाली है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ हम
हमें उस मिस्टीरियस आदमी का बचपन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसका पूरा विलेज लास्ट डीमन के हमले की वजह से तबाह हो चुका है और उस हमले में बचने वाला इकलौता सेवियर वो बच्चा वैन है, जिस पर वहाँ का लीडर डिसाइड करता है कि वो लोग इस बच्चे को डीमन फाइटर बनाएंगे। तभी वहाँ वही लेडी बेकजो आ जाती है जो उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि जब वो लोग बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें डीमन हंटर बनाने की कोशिश करती हैं तो बहुत से बच्चे अपनी जान खो देते हैं। पर अपना फ्यूचर और अर्थ पे सुकून के लिए लीडर कुछ बच्चों के सैक्रिफाइस के लिए तैयार था, इसलिए वो फुल मून वाले दिन वो अपने आदमियों के साथ उन बच्चों को लेके एक केव में पहुंचता है जहाँ उन्होंने एक लास्ट डीमन को कैद कर रखा था। वो लोग उस डीमन का ब्लड निकाल के उन बच्चों की बॉडी के अंदर डालते हैं, क्योंकि एक इंसान के लिए इस डीमन से लड़ना नामुमकिन है, तो उन्हें जीतने के लिए स्पेशल पावर्स की जरूरत है जो डीमन और ह्यूमन का ब्लड मिक्स करके इन बच्चों को मिलेगी। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद उन इतने सारे बच्चों में ये सिर्फ 2 ही बच्चे सर्वाइव कर पाए थे और उनमें से एक वैन था। फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि इन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना के डीमन के साथ फाइट करने के लिए तैयार किया जा सके। उन दोनों बच्चों को ऐसे इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करते देख के लीडर की बेटी वोंग को बहुत बुरा लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। प्रेजेंट में हमें मीहो दिखाई जाती है जो रात अपनी बचपन की दोस्त के साथ डिनर के लिए जा रही होती है कि तभी उसका इन्वेस्टिगेटर उसे उन आदमियों की डिटेल भेजता है जिसके साथ लड़ाई करने की वजह से मीहो को इस आइलैंड पे आना पड़ा, और इस पर रिवील होता है कि उसकी आंट और उन आदमियों की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सेक्रेटरी कैंग है, जिस पर वो आंखें बंद करके विश्वास करती है। मीहो का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो वहीं सुनसान सड़क पे बीच रास्ते में गाड़ी रुकवा के कैंग को कन्फ्रंट करती है। कैंग की असलियत देख के मीहो का दिल बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो उसे अपनी फैमिली की तरह समझती थी, जबकि कैंग डे 1 से उसे चीट कर रहा था। मजीद बहस में पड़ने के बजाय मीहो कैंग को गाड़ी देती अकेले ही सुनसान सड़क पे निकल जाती है और पीछे से वो ही डीमन कैंग को अपने वश में कर लेता है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं जहाँ वोंग वैन और उस दूसरे बच्चे के पास जेल में जाती है और उन दोनों को ऐसे दर्द में देख के उससे बहुत बुरा लगता है। वो सबकी नजरों से बचते हुए उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करती है, पर थोड़ा आगे जाके वोंग की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि जेल में वैन के उसे काटने की वजह से उसकी बॉडी में जहर फैलने लगा था। वैन उसे ऐसे दर्द में नहीं देख पाता, इसलिए उसे उठा के वापस ले जाता है जहाँ उन दोनों लड़कों को बहुत दर्दनाक सजा दी जाती है। पर वैन को ये सुकून था कि वोंग की जान बच गई। ठीक होने के बाद वोंग आके उसे बताती है कि उसके घर वाले उसे यहाँ से दूर भेज रहे हैं ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत ना कर सके। पर वैन को मजबूत बनते हुए उसके आने का इंतजार करना होगा। सीन्स प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हाइक चांग से मिलने उसके घर पहुँचता है, क्योंकि वो वहीं रहने वाला है। और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैंग को पहले से ही मीहो के सेवियर होने का पता था और उसे प्रीस्ट ने ही मीहो की हिफाजत के लिए उसके पास भेजा था और अब उसकी मदद के लिए यहाँ हाइक भी आ चुका है। वहाँ कैंग मीहो के पीछे जाता है और उस पर हमला करता है और मीहो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। फिर कैंग उसे पकड़ के उसका गला दबाने लगता है कि तभी वैन फिर वहाँ पहुँच के अपनी स्वॉर्ड से कैंग का हाथ काट देता है, लेकिन कैंग ना रुकते हुए मीहो को मारने ही लगता है कि वैन बीच में आता उसका वार अपने ऊपर ले लेता है, जिससे उससे जरा दर्द नहीं होती। और फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट के बाद वैन आखिर में कैंग को मार डालता है, जिसकी बॉडी गायब होते ही एक पत्थर निकलता है जिसे वैन अपने पास रख लेता है। कुछ लोगों के आने की आवाज सुन के वैन वहाँ से गायब हो जाता है और जैंग पुलिस के साथ मीहो को ढूंढते वहाँ आ जाता है। मीहो जब उसके साथ होने वाला हादसा पुलिस को बताती है तो कोई उसका यकीन नहीं करता, जिस पे वैंग उसे लेके घर आ जाता है, जिस पे मीहो मजीद इस आइलैंड पे रुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए जैंग को बताए बगैर पीछे के दरवाजे से टैक्सी बुला के एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। सीन्स एक और मिस्टीरियस हैंड पे शिफ्ट होते हैं जो अपने हाथ से ब्लड निकाल के एक और डॉल को जिंदा कर देता है। मीहो जब एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे पहले ही लास्ट डीमन एक पुलिस वाले को अपने काबू में करके उसके पीछे भेज चुका था। टिकट लेते वक्त एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के लिए मीहो को अपने साथ ले जाता है। तभी वो लास्ट डीमन के वश में आया पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँच जाता है, जो मीहो पे हमला करने ही लगता है कि बाकी पुलिस वाले उसे रोकने लगते हैं।
इस बात का फायदा उठा के मीहो से बचती हुई वहाँ से भागती है और पार्किंग एरिया में पहुँच जाती है, जहाँ जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वो उस डीमन से लड़ती एक गाड़ी लिए वहाँ से निकल जाती है। पर वो डीमन उसकी जान ना छोड़ते हुए गाड़ी के ऊपर ही चढ़ जाता है। इसी चक्कर में मीहो हार्श ड्राइविंग करते हुए बैलेंस खो देती है और गाड़ी उल्टी हो जाती है। फिर मीहो को कुछ नहीं होता और वो गाड़ी से निकलती फिर डीमन से बच के भागने लग जाती है। ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह भाग दौड़ करते हुए फाइनली वैन फिर से मीहो को बचाने पहुँच जाता है और उस डीमन के साथ फिर से फाइट करने लगता है। कभी वैन तो कभी डीमन अपना वार करता है और इस धमाकेदार फाइट का रिजल्ट भी वो ही निकलता है जब पिछली फाइट्स का निकला था। वैन डीमन को मार के एक पत्थर में बदलता अपने पास रख लेता है। मीहो जब वैन से सबकी वजाहत मांगती है तो वैन उसे बताता है कि लास्ट डीमन से लड़ना मीहो की किस्मत है और वो इसे भाग नहीं सकती वरना खुद मारी जाएगी। ये सब बता के वैन मीहो को हक्का बक्का वहीं अकेला छोड़ देता है। सीन्स हाइक पे शिफ्ट होते हैं तो लास्ट डीमन की एग्जिस्टेंस के सबूत ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ वैन लास्ट डीमन का पत्थर तबाह करके सोचता है कि अब जो मीहो को दोबारा लाइफ मिली है तो वो चाहता है कि मीहो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजारे। जिसके बाद वो बेगजू से मिलता है जिसे कहती है कि अगर मीहो वो ही लड़की है तो उसकी बॉडी में एक साइन जरूर होगा जिसे टाइम आने पे नजर आ जाएगा। रात डर की वजह से मीहो को नींद नहीं आ रही होती कि तभी वैन उसके रूम में आ जाता है, जिस पर मीहो से कहती है कि वो खोल के जीना चाहती है पर लास्ट डीमन के डर की वजह से ऐसा नहीं कर पाएगी, जिसके लिए वो वैन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है। पर वैन को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो मीहो से सिर्फ आज के लिए यहाँ रुकने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, जिस पर वैन मान जाता है। जब मीहो सो रही थी तब भी उससे उसके चेस्ट पे एक साइन दिखता है और वो समझ जाता है कि मीहो ही वोंग है। अगली सुबह मीहो की आंख खुलती है तो वैन तो वहाँ नहीं था पर वो देखती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। सीन्स वैन पे शिफ्ट होते हैं और इसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वोंग अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए बड़ी होके उससे मिलने आई थी, पर तब डीमन के वैन की बॉडी पे कंट्रोल की वजह से उसने खुद अपने हाथों से वोंग को मार डाला, जिसका गिल्ट उसे आज तक है। मीहो स्कूल जाने से पहले जैंग को वैन से अपना बॉडीगार्ड के तौर पे मिलवा के स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ उसका आज पहला दिन था। कोई भी बच्चा उसे टीचर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत टफ टाइम देता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्ची यंग मीहो को जवाब दिए बगैर अपनी दोस्त के स्कूल न आने की वजह से क्लास छोड़ के उससे मिलने चली जाती है, जो बहुत जख्मी हालत में अपने घर बैठी थी। यंग को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का ये हाल उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, जो अब उसकी न्यूज भेज के उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था, जिस पर यंग मदद के लिए मीहो के पास पहुंचती है। सीन्स जैंग पे शिफ्ट होते हैं जो बेगजू से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि जैंग भी पहले प्रीस्ट था, जिसकी कम्युनिटी के सारे प्रीस्ट्स को लास्ट डीमन ने मार डाला था और उससे बचने वाला वैन था। बेगजू जैंग को पास्ट की वजह से वैन से डरने के बजाय अभी उसे मीहो के साथ रखने के लिए कहता है, क्योंकि उनके हिसाब से अभी से वही मीहो को प्रोटेक्ट कर सकता है। मीहो जब अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहाँ हाइक पहुँचता है, जिसे देख के मीहो डर के उसे मारने लगती है, पर तभी जैंग वहाँ आके हाइक को अपने नेफ्यू के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा देता है। हाइक वैन से मिलके काफी एक्साइटेड नजर आता है, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ वैन के बारे में सुना था, पर दोनों के बीच कुछ खास नहीं बनती क्योंकि हाइक वैन को डीमन ही समझता है। अगले दिन हाइक और वैन दोनों ही मीहो के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। आधे रास्ते में कुछ आवाजें आने पर वैन वहीं उतर के जंगल की तरफ चला जाता है, जबकि स्कूल पहुँच के हाइक और मीहो को यंग मिलती है, जो अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि जब लास्ट वो उससे मिली तो उसे लग रहा था जैसे उसकी दोस्त पोजेस्ड है, जिस पर हाइक और मीहो यंग की मदद से उसकी दोस्त के घर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ वैन को जंगल के बीच एक बहुत बड़ा होल मिलता है, जिसके अंदर से वही डीमन वर्म्स निकल रहे थे, जिसे देख के वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक सिल्वर हेयर वाला लड़का गुजरता है, जो कौन है ये आगे ही पता चलेगा। सीन्स वापस मीहो और हाइक पे शिफ्ट होते हैं, जो उस लड़की के पास पहुँच के समझ जाते हैं कि वो पोजेस्ड है। वो एक्सोर्सिज्म कर ही रहा होता है कि अचानक वो लड़की होश में आती कहती है कि ये सिर्फ उसका इन्हें यहाँ बुलाने का ट्रिक था, जिसके बाद वो रूम जंगल में बदल जाता है, जहाँ उन दोनों पे एक बहुत बड़ा क्रीचर हमला करता है, जिसके बीच में वो लड़की बैठी थी। क्रीचर हाइक को तो पकड़ लेता है, पर इससे पहले वो मीहो को कुछ करता वैन फिर से वहाँ पहुँचते हुए मीहो को उसे बचा लेता है। फिर मीहो को बहुत रिक्वेस्ट करने पर वैन हाइक को भी उसे बचाता है, पर इससे पहले वो लोग वहाँ से निकल पाते वो क्रीचर वापस इन पे हमला कर देता है। वैन बहुत कोशिश के बाद भी उसे लड़ नहीं पाता और वो वैन और हाइक को अपनी कैद में डाल देता है, जिसके बाद मीहो को पकड़ के उस बच्ची के पास ले जाता है। तो मीहो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो बच्ची अपने
बॉयफ्रेंड से बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मीहो की एक नहीं सुनती और फिर वो क्रीचर उसे अपने अंदर लेने लगता है। वहाँ वैन अपने अंदर की डीमन शक्तियों को बाहर निकालता उस क्रीचर की कैद से निकलता है और मीहो को बचाने की कोशिश करता है। पर मीहो उस बच्ची के बगैर वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तभी एकदम मीहो के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलती है जिससे वो क्रीचर मर जाता है। इस लाइट को जैंग, बेकचू और वो सिल्वर हेयर वाला लड़का भी फील करता है। क्रीचर के गायब होने के बाद जंगल से निकलने के लिए वैन अपने हाथ पे कट लगाता वहाँ एक पोर्टल बनाता है जिससे ये तीनों उस बच्ची को लिए सीधा उसके रूम में पहुँचते हैं जहाँ मीहो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ वैन को अपने सामने देख के वो उस पे सवालों की बारिश कर देती है। पर वैन उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। जब मीहो को पता चलता है कि वो बच्ची कोमा में है तो मीहो इस सब का खुद को कसूरवार समझती है। पर वैन उसे बिल्कुल भी कंसोल नहीं करता। तभी मीहो के पास हाइक पहुँचता है और मीहो की उससे उसकी असल आइडेंटिटी पूछने पर वो सब सच सच बता देता है कि वो इटली से यहाँ उसी की हिफाजत के लिए आया है। पर कहता है कि जैंग को इस बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हाइक अपने बॉस से बात करते हुए कहता है कि उन्हें वैन से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त वो ही मीहो को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन हाई प्रीस्ट का अभी भी यही कहना था कि वो लोग भविष्यवाणी से नहीं भाग सकते और आखिर में मीहो का खून वैन के हाथों ही होगा, इससे उसे खुद मीहो को प्रोटेक्ट करते हुए वैन को मारना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीहो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को सजा दिलाने में लग जाती है पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाती, जिस पर वैन एक स्पिरिट से मदद मांगने जाता है जो उस लड़के के घर जाके उसे मार डालती है और उसके फौरन बाद उस लड़की को होश भी आ जाता है। लड़के की मौत का सुन के मीहो हैरान वैन से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि ये काम उसका नहीं बल्कि स्पिरिट का है, जिसे कोई भी रिक्वेस्ट की जाए तो वो जरूर पूरी होती है। मीहो के जाने के बाद वैन देखता है हाइक उनकी बातें छुप के सुन रहा था जो सामने आके वैन को वोंग की याद दिलाते हुए टीज करने लगता है, जिस पे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते दोनों एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां हाइक ने पहले से वैन के लिए जाल बिछा रखा था। फिर वैन उसके जाल से निकलते हुए उसे गले से पकड़ लेता है। तभी मीहो वहां पहुंच के ये सब देखते हुए डर जाती है। हाइक उसे अपनी जान बचा के वहां से भागने का कहता है पर इससे पहले वो ऐसा कर पाती वैन उसके पीछे जाता उसे पकड़ लेता है और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि पहले भी वैन ने उसे ऐसे ही मारा था। पर क्या अब ये हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं, जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।